नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां पे हम शॉर्टकट में अपना म्यूज़िक सिलेबस जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो आज भी इसी क्रम में हम लोग चालू करेंगे टर्म 2 के बारे में कि टर्म 2 में हमारा सिलेबस क्या है। पहले तो ये जानते हैं। यूनिट 1 है आपकी ग्राम, मूर्छना, कन, खटका, मुर्की। मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग इसको सीख लेंगे। उसके बाद है यूनिट 2 संगीत पारिजात। इसके भी आप 5 मिनट दीजिएगा। यूनिट 3 इसमें है आपकी है लाइफ स्केच, जिसमें आपको जीवनियाँ लिखनी है। फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, कृष्णराव पंडित। और यूनिट 4 में ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, यानी तानपुरे को ट्यूनिंग कैसे किया जाता है या तानपुरे के बारे में विस्तार से परिचय। उसके बाद यूनिट 5 है आपकी। इसमें आपको एक राग का पूरा नोटेशन लिखना है, यानी स्वर लिपि पद्धति लिखनी है। वो राग है आपकी मालकोंश। तो ये था आपका सिलेबस। अब हम शुरू करते हैं। यूनिट 1 ग्राम। ग्राम क्या होता है? ग्राम तो सर गांव होता है, लेकिन संगीत में ग्राम क्या होता है? संगीत में ग्राम वो होता है जहाँ पे व्यवस्थित रूप से स्वर रहते हैं, उसे हम ग्राम कहते हैं। यानी स्वरों का गांव जहाँ पे स्वर आराम से रहते हैं या व्यवस्थित रूप में रहते हैं, उसे हम ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 प्रकार का होता है: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग गंधार ग्राम के विषय में बात करते हैं। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि सिर्फ षडज ग्राम आज यूज़ में आता है, बाकी मध्यम और गंधार ग्राम जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। मध्यम ग्राम कुछ समय पहले तक था, उसके बाद वो विलुप्त हो गया, और गंधार ग्राम तो कभी हमारा था ही नहीं। वो तो वो है जिसको हम सिर्फ फील करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। ये कभी हाथ तो आया ही नहीं। समझ रहे होंगे ना? तो चलिए षडज ग्राम के बारे में जान लेते हैं। षडज ग्राम में सबसे पहले क्या है कि भाई आप याद रखना, एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको: 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है? एक बार जो हिंदी मीडियम वाले नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए ही बोल देता हूँ: 4 3 2 4 4 3 2। इसको आप याद रख लीजिएगा। इसको ऐसा समझिएगा, ये आपके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जिसका भी समझे इसको याद रखिएगा। लेकिन वैसे इसको कहा जाता है कि ये श्रुति का कॉन्टैक्ट नंबर है, कि अगर आप ये कॉन्टैक्ट नंबर याद रखते हैं 432 4432, तो इससे आप श्रुतियाँ आसानी से जान सकते हैं। सीधा समझिए, इस ग्राम में सा मा पा की 4 श्रुतियाँ होती हैं, रे और धा की 3 श्रुतियाँ होती हैं, और गा और नी की 2 श्रुतियाँ होती हैं। इस ग्राम में सा और पा का भाव होता है, यानी स्वर संवाद होता है। ठीक है? सा और पा का स्वर संवाद होता है, इसलिए षडज ग्राम कहलाता है। अब मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में क्या किया गया है कि इसमें पा की 1 श्रुति कम कर दी गई है, बस, और कुछ नहीं किया है। और इसमें सा और मा का स्वर संवाद होता है। और तीसरा ग्राम है आपका गंधार ग्राम। गंधार ग्राम, इसका दूसरा नाम है निषाद ग्राम, गंधर्व ग्राम या गांधर्व ग्राम। ये सारे इसी के नाम हैं। इसका प्रयोग गंधर्वों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसको गंधर्व ग्राम कहा जाता था। लेकिन एक्चुअल में ये निषाद ग्राम होता था, ये नी से शुरू होता था। इसका हमें ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, यानी इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इसका संगीत मकरंद और संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों में इसका थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। इसका वास्तविक रूप में मृत्युलोक में कोई प्रयोग नहीं है, यानी कि धरती में इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। ये देवताओं के लिए था या गंधर्वों के लिए था, तो ये देवलोक में ही प्रयोग में आता था। तो इतना था आपका ग्राम। अब इसके बाद मूर्छना क्या है? मूर्छना क्रम से स्वरों का आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। ठीक है, इतना ही आप लिखेंगे, सफिशिएंट है।
उसके बाद है कण। कण स्वर क्या होते हैं? जब आप एक स्वर से दूसरे स्वर पे जा रहे हैं और किसी तीसरे स्वर को स्पर्श मात्र करते हुए निकल जाते हैं तो उसे कण स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं पा स्वर बजा रहा हूँ, उसमें धा को हल्का सा टच करता हुआ निकल गया तो वो कण स्वर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके समझ में आया। अब उसके बाद आता है खटका। खटका क्या होता है? खटके का अर्थ तो होता है भैया भय या संदेह, समझ में आया। लेकिन इसको संगीत में कैसे होगा? किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वर के साथ शीघ्रता से बजा देना या शीघ्रता से गा देना तो उसे खटका कहते हैं। जैसे आप पा गा रहे हैं तो उसके साथ में आपने मा लगा दिया या पा मा धा पा, एक झटके से गा दिया उसके आगे पीछे के स्वरों को। उसके आगे पीछे के स्वरों को आप जब एक साथ गा देते हैं झटके के साथ तो उसे खटका कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मुर्की के विषय में। ये गमक का ही प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि द्रुत गति से 3 स्वरों को एक साथ गाया जाता है। इसमें द्रुत गति से 3 स्वरों को एक साथ गाया जाता है अर्धव्रत बनाते हुए। जैसे ध म प, एक जल्दी से गा दिया। अगर इसको थोड़ा सा एक स्वर और बढ़ा दोगे तो ये खटके के रूप में काम में आ जाएगा। खटके की छोटी बहन समझ लीजिए आप। तो आप लोगों को लिखना क्या है एग्जाम में कि जब आप द्रुत गति से 3 स्वरों को एक अर्धव्रत बनाते हुए गाते हैं, मतलब आधा चांद बनाते हुए गाते हैं या बजाते हैं, तो उसे आप मुर्की कहते हैं। ये था आपका यूनिट 1। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं संगीत पारिजात के बारे में। संगीत पारिजात, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये याद रखना कि ये संगीत पारिजात जो है पंडित अहोबल जी ने लिखा है और ये भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना हुई थी 1650 ईस्वी में। अब पंडित जी कहाँ के निवासी थे? पंडित जी दक्षिण भारत के निवासी थे और ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इतना याद रहेगा, बहुत है। अब इसके बाद सुनो, पंडित अहोबल जी एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते थे। आज भी हम लोग 22 श्रुतियाँ ही मानते हैं। इन्होंने 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना की थी, यानी कि जो फॉर्मूला 7 शुद्ध स्वरों को स्थापित करने का है 22 श्रुतियों पे, वो फॉर्मूला पंडित अहोबल जी ने ही दिया था। अब वो फॉर्मूला क्या था याद रखना, इसको लिख सको तो लिख देना, याद तो कर लो। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वैव द्वय निषाद गंधारी त्रियस्त्री ऋषभ धैवतो। अर्थात इसका मतलब क्या है? 4 श्रुतियाँ होती हैं षडज मध्यम और पंचम की, यानी पा की। दैव देव निषाद गंधारी यानी 2 निषाद और गंधार की होती है। त्रियस्त्री ऋषभ धैवतो यानी 3 श्रुतियाँ रे और धा की होती हैं। इतना भी आप याद रख सकते हैं। अब पंडित जी के अनुसार स्वर की परिभाषा क्या है? पंडित जी के अनुसार स्वर की परिभाषा है जो अपने आप ही सुनने वाले के मन को आकर्षित करे, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला है शुद्ध, दूसरा है विकृत। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उनके समय में 29 स्वर होते थे, 29 स्वर। तो उनके 7 स्वर शुद्ध होते थे और 22 स्वर विकृत होते थे, ये आप लिखेंगे। अब श्रुति और स्वर में भेद। पंडित जी के अनुसार क्या भेद होता था? श्रुति वह है जो सुनी जा सके। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं, क्योंकि दोनों ही ध्वनियाँ हैं जो सुनी जा सकती हैं। इसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग रागों में जब श्रुतियों का प्रयोग किया जाता है तो वो स्वर बन जाती हैं, और जिन श्रुतियों का प्रयोग नहीं किया जाता वो श्रुति ही रह जाती है। यानी कि अगर किसी राग में आप गा स्वर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो गा स्वर जो है वो श्रुति रूप में बैठा रहेगा। अगर
दूसरी राग में गा स्वर का प्रयोग कर रहे हैं तो गा स्वर जो है वो स्वर बन के सामने आ जाएगा। जिस इजी तरीके से समझिए कि जिस स्वर का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं वो श्रुति बन के बैठ गया, क्योंकि स्वर तो है, स्वर तो कहीं जा नहीं रहा, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे। उस राग में वो स्वर का प्रयोग वर्जित है तो आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे तो वो श्रुति बन के बैठा हुआ है। जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो स्वर बन गया है। उसके बाद वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, ये भी पंडित अहोबल जी ने की थी। इन्होंने वीणा की तार की लंबाई को निश्चित विभाग बनाकर शुद्ध स्वर और विकृत स्वरों की स्थापना की थी। मतलब तार का मेजरमेंट करके कि भैया 1 इंच पे आपका पा स्वर बजेगा, 2 इंच पे आपका धा स्वर बजेगा। इस तरीके से इन्होंने वीणा के तार का मेजरमेंट करके स्वरों की स्थापना की थी। उसके बाद वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, ये भी पंडित जी ने इस प्रकार बताया है कि वादी स्वर वो होता है जिस स्वर का राग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, यानी राग का राजा स्वर वादी होता है। संवादी स्वर वो होता है जो वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर स्थापित हो, उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। अनुवादी स्वर वादी संवादी के बाद जो राग में लगने वाले स्वर हैं वो अनुवादी होते हैं। विवादी स्वर वर्जित स्वर होने के बाद भी जिन स्वरों का प्रयोग आप सौंदर्य के लिए कर सके उन्हें आप विवादी स्वर कहते हैं। पंडित जी ने ग्राम को किस प्रकार से बताया है? स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है, ये हम सभी जानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, षडज, मध्यम, गंधार। और तीनों ग्रामों में से षडज ग्राम को पंडित जी ने भी उत्तम ग्राम कहा है। मेरा नाम नहीं, मतलब सबसे श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, मेरा नाम उत्तम है तो आप लोग कहीं ये ना सोचे कि मैंने मेरा नाम लिया है। पंडित जी ने ये कहा है कि सबसे श्रेष्ठ ग्राम जो है वो षडज ग्राम है। उसके बाद मूर्छना, अभी हमने पढ़ा था, वापस पढ़ते हैं, पंडित जी के अनुसार पढ़ते हैं। स्वरों का आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। ये ग्राम पर आश्रित होती है। एक ग्राम में 7 मूर्छना होती है। उस समय षडज मध्यम ग्राम का प्रचलन था तो कुल मिला के उस समय 14 मूर्छनाएं होती थी। मेल और ठाट के विषय में पंडित जी क्या कहते हैं? मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम होता है। ठीक है, मतलब वो क्रम जो राग उत्पन्न कर सके वो मेल या ठाट कहलाता है। वर्ण, वर्ण क्या होता है? गायन की क्रिया का स्वरों और पद आदि विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। नहीं समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। गाने की क्रिया को ही वर्ण कहते हैं, जहाँ पे आप स्वरों का या पदों का, पद मतलब समझ रहे हैं आप, जो गाते हैं, जो बोल हैं आपके पास, उनका विस्तार करना ही ग्राम कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। अब इसके बाद अगला पॉइंट है अलंकार। अलंकार क्या होता है भाई? पंडित जी के अनुसार अलंकार वो होते हैं जिससे रागों को सजाया जाए, वो अलंकार कहलाते हैं। जो रागों में सौंदर्य उत्पन्न करने का काम करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है राग प्रकरण, गायन समय। अब इसको समझिएगा, पंडित जी ने 122 रागों का वर्णन किया है अपने इस ग्रंथ में। कितनी रागों का? 122 रागों का। उन्होंने रागों को ठाटों के अंतर्गत नहीं रखा है, याद रखना, ठाटों के अंतर्गत नहीं रखा है, क्योंकि पंडित जी का जो शुद्ध ठाट था वो आज के काफ़ी ठाट के बराबर है। यानी कि पंडित जी का जो शुद्ध ठाट था वो आज का काफ़ी ठाट, मतलब उसमें गा और नी स्वर आज के अनुसार उस समय गा और नी स्वर जो है वो कोमल होंगे, अगर आज के ठाट में हम लेके चलते हैं। और पंडित जी के ठाट में काफ़ी ठाट जो है वो शुद्ध ठाट था। तो ये था आपका संगीत पारिजात।
ये हो गई है आपकी 2 यूनिट। मुश्किल से ये आपका 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग 1-2 बार सुन लीजिएगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा। और मैं आप लोगों से लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहने वाला। बस आप लोग सुने, अच्छे से सुनिएगा। आपका ये सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ मैं 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, एंजॉय कीजिए और म्यूज़िक सब्जेक्ट की टेंशन लेना ही नहीं। मैं हूं ना आपके साथ। लेट्स एंजॉय।